नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी खबर और खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया है कि अगर असम में मुसलमानों की आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2041 तक असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हिमंत बिश्व शर्मा का यह दावा है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगर इसी रफ्तार से मुसलमान बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी ही मुसलमान असम में बहुसंख्यक हो जाएंगे। हिमंत बिश्व शर्मा के इस बयान के बाद कई तरह की सियासत शुरू हो गई है और कई तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आज हम आपको साथ सब सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हिमंत बिश्व शर्मा का वो बयान जिसकी की बहुत चर्चा हो रही है। 30% मुस्लिम बाढ़ी আছে 1,40,00,000 मुसलमान आছিলে 2011 30% বাঢ়িলে কিমান হল নেক্সট 30% বাঢ়িলে কিমান হল হিন্দু বাঢ়িছে 16% গতিকে প্ৰত্যেক 10 বছৰত ইন কম্পেয়াৰ টু মুসলিম হিন্দু মুসলিম 16% বাঢ়ে গতিকে 16% হলে কিমান হ'ব 1,40,00,000 আছে 16% হলে 22 লাখ प्रत्येक 10 বছৰৰ মূৰত 22 লাখ মুসলিম অসমত বাঢ়ে গতিকে 2011 ৰ পৰা 21ত 22 লাখ বাঢ়িলে 21 ৰ পৰা 31ত 22 লাখ 31 ৰ পৰা 41ত 22 লাখ দেন দে বিকাম মেজৰিটি। तो हिमंत बिश्व शर्मा के इस बयान को सियासी विरोधी सांप्रदायिक करार दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि शर्मा ने आदतन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ाने वाला बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो सीएम शर्मा के इस बयान पर बहुत चौंकाने वाला पलटवार किया। आजमी ने कहा कि अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो इस देश को एक नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। उन्होंने कई फायदे गिनाए। पहले जरा अबू आजमी को सुनिए। आप का हवाला देकर के कहते हैं कि 2041 में वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुसलमान, इतनी आबादी जो अगर उनकी बात यह है कि मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अगर उनका हवाला सही है तो भारतवर्ष की जनता को खुश होना चाहिए कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए ना तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बना देंगे। सोने की चिड़िया कब खाया जाता था भारतवर्ष, किसके राज में खाया जाता था? ये सर्च कर लो आप। मुगलों के राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, हर घर में सोना था, हमारे देश का जीडीपी बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ गरीबी नहीं थी, एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा था। जब भी अंग्रेजों ने इस मुल्क पे हमला किया तो सपा सांसदों की बस में बैठकर बड़े बड़े दावे करना बहुत आसान है। बहुत आसान है ये कह देना कि बाबर और औरंगजेब के हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या आजमी के इस दावे में कोई सच्चाई है? क्या है इसका सच? क्या हिंदुस्तान वाकई मुगलों के जमाने में सोने की चिड़िया थी या मुगल इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए भारत आए थे? आज हम बताएंगे कि अबू आजमी के दावे की हकीकत क्या है। अबू आजमी ने दावा किया है कि भारत को मुगलों के शासन में सोने की चिड़िया बनाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल पुराना है और वो न मुगलों से शुरू होता है और न उनके जाने से खत्म होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर एंगस मैडिसन। उन्होंने पिछले 2000 सालों के दुनिया के इतिहास का शोध किया, उस पर रिसर्च किया और उसके जो नतीजे हैं वो आप देखेंगे तो आपको अबू आजमी का झूठ भी पता चल जाएगा और अपने स्वर्णिम इतिहास पर आपको गर्व भी होगा। हम आपको दिखाते हैं कि वो स्वर्णिम इतिहास क्या है भारत का और क्या पिछले 2000 साल का जो दुनिया का आर्थिक इतिहास है वो क्या कहता है। जरा देखिए, ये आप जो देख रहे हैं इस समय लाल और पीले रंग में और बाकी अलग अलग रंगों में जो आप देख रहे हैं ग्राफ की तरह, जरा इसको गौर से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग का ग्राफ जो है ये भारत का है और ये जो ऊपर उसके लाल रंग का ग्राफ है ये चीन का है। ये यहां से शुरू होता है 1 ईस्वी से, आप याद रखिएगा 1 ईस्वी से शुरू होकर के और 1000 साल तक, यहां 1000 साल तक अगर भारत का इतिहास आप देखेंगे, आर्थिक इतिहास, तो दुनिया का सिरमौर था। भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। 1/3 से ज्यादा हिस्सा था भारत की दुनिया की जीडीपी में भारत का। और आप देखिएगा तो एक कमोबेश आप देखेंगे तो करीब करीब एकदम सीधी लाइन है, 1000 साल तक अनडिस्प्यूटेड लीडर था भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था के मामले में।
उसके बाद 1000, आप याद रखिएगा ये समय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, लेकिन जो पहला बड़ा मुस्लिम इन्वेजन होता है वो 1000 में होता है, 1000 ईस्वी में, और वो है गजनवी का भारत में आगमन या आक्रमण कहिए। यहां से इस देश के इतिहास, आर्थिक इतिहास में भी बदलाव दिखने लग जाता है। ये इत्तेफाक हो सकता है या इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहासकार बताएंगे, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और दुनिया भर के जो बड़े यूनिवर्सिटीज में जो इतिहास दुनिया का पढ़ाया जाता है, आर्थिक इतिहास, वो क्या कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। 1000 के बाद आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हो जाता है, और ये 1500, अब एक बार फिर से देखिए, ये 1500 का जब ईस्वी सन 1500 जब आता है तो यहां पर आप देखिए कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट दिखती है। और मैं आपको एक दूसरे ग्राफ के जरिए जरा दिखाइए, 1 मिनट अभी रुकिएगा, मैं इस ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इस करीब 10-15 देशों के इस ग्राफ के आर्थिक इतिहास में आप देखेंगे, जापान, रूस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे देश हैं। क्या इस 2000 साल के इतिहास में कोई इस्लामिक देश दिखता है आपको? कोई ऐसा देश जो कि पूर्ण रूप से इस्लामिक हो, और वो 2000 साल में दुनिया के आर्थिक इतिहास में कभी इस मैप पे पहले नंबर पे या किसी भी ऐसे मुकाम में हो, 10वें नंबर, टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भी आपको दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो अबू आजमी जैसे लोग किस हैसियत से कह देते हैं कि हम अगर मुसलमान यहां बहुसंख्यक हो जाएंगे तो भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। अब आप देखिए कि 1500 के बाद यहां बाबर, मुगलों का आक्रमण शुरू होता है। ये 1526 में बाबर भारत आता है, और 1500 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट होता है। एक जरा दूसरा ग्राफ दिखाइए जिसमें कि ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे मैं जो कहना चाहता हूं। अब आप देखिए 1000 साल तक आप देखिए नंबर 1, कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं। 1500 तक, मतलब 1500 साल तक भारत दुनिया का सिरमौर था, और ये 1600 में पहली बार चीन पहले नंबर पर आया और भारत दूसरे नंबर पर। 1600 में, 1526 में बाबर का आगमन होता है इस देश में। क्या इत्तेफाक है? या मुगलों ने इस देश को कहां पहुंचाया उसकी बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और 200 साल बाद हिंदुस्तान का नाम लेवा नहीं है इस दुनिया के इतिहास में कहीं। 300 साल, ठीक है, इसमें अंग्रेजों की भी कोई बड़ी भूमिका रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि मुगलों ने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, उनको इस आंकड़े को गौर से देखना चाहिए एक बार। और आप देखिए 1700, 1800 में देखिए कहां चला जाता है, और 1870 और उसके बाद 1900 आते आते ये जो लाल रंग जो भारत का है, ये आपको इस दुनिया के जो कि टॉप 10 जीडीपी है उसमें कहीं दिखेगी नहीं, भारत का नाम नहीं दिखेगा। तो ये 300 साल में ये स्थिति हुई। इसमें निश्चित रूप से मुगलों और अंग्रेजों दोनों का हाथ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों आक्रमणकारी थे और दोनों ने इस देश को लूटने के मकसद से इस देश पे कब्जा किया था। तो ये एक इतिहास का एक इतिहास को देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अबू आजमी ये कह रहे थे कि हिस्ट्री का लोगों ने सही चैप्टर नहीं पढ़ा है, और हम सही चैप्टर बता रहे हैं। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत पहली सदी से लेकर 1000 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और कुल संपत्ति में, कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा थी। आंकड़े जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, वो आंकड़े भी एक बार फिर से जरा दिखाइए। जरा एक और आंकड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया का। ये देखिए, एक ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक आप देखेंगे कि 30%, 1/3 से ज्यादा दुनिया की पूरी जीडीपी का 1/3 से ज्यादा भारत की हिस्सेदारी थी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी, क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और 1700 ईस्वी तक आते आते वो घटकर 22% रह गया, 22%। अब आप सोचिए 8% की गिरावट। ये अब ठीक है, 1500 में मुगल आ गए और उसके पहले 1000 में और भी बहुत सारे लुटेरे आ गए थे। 1820 से फिर देखिए घटते घटते 16%, 12%, और 1914 में 7%, और बीच में तो बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी। आज आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कि हमारा हिस्सा क्या है। तो ये जो बातें कही जा रही है और जो अबू आजमी ने कहने बताने की कोशिश की है, उसका झूठ उजागर कर रहे हैं आज। अब आप बताइए कि भारत सोने की चिड़िया किसके शासन में थी? क्या ये आंकड़ा आपको ये बता रहा है कि मुगलों की मेहरबानी की वजह से भारत सोने की चिड़िया बना था? 1526 से 1793 के बीच भारत पर मुगलों ने राज किया, और आजमी साहब
और उनके जैसे तमाम लोग अपनी हिस्ट्री का ज्ञान जिनका दुरुस्त नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। बाबर जहां से आए थे वहां से वो सिर्फ तलवार लेकर आए और उसी तलवार के दम पर उन्होंने यहां लूटपाट की, यहां लड़ाइयां लड़ी, यहां शासन किया, तमाम चीजें हुई। अगर इतिहास को ठीक से पढ़िए और उसका पहिए को थोड़ा सा ठीक से पीछे घुमा दीजिए तो आदमी और उनके जैसे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। अब आइए उस बात पर जो हिमंता बोल रहे हैं, वो किस खतरे की बात कर रहे हैं। हिमंत विश्व शर्मा ये क्यों कह रहे हैं कि अगर असम में मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो खतरा हो सकता है, और मैं आपको ये उस खतरे की तरफ आगाह करना चाहता हूं। आज जिस संविधान की कॉपी आजमी एंड कंपनी लहरा रही है, सबसे पहले वही संविधान ताक पर रख दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े मुस्लिम देश में कोई सेकुलर संविधान नहीं है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इस्लामिक सहयोग संगठन के मुताबिक दुनिया के 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में, और उनमें से 48 देशों में बड़ी आबादी जहां की मुसलमानों की है, उसमें से आपको मैं आज टॉप 15 जो टॉप के 15 देश हैं उन देशों का हाल बताता हूं मैं। वहां किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको एक बार यह भी देखना चाहिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि हिमंत विश्व शर्मा क्या कहना चाहते हैं। जरा एक बार दिखाइए। दुनिया के ये मैं आपको 15 देशों के बारे में बताता हूं। दुनिया के सबसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों का, इंडोनेशिया। यहां का लोकतंत्र क्या है भाई? जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो इसको रखता है कितने नंबर पे? 54वें नंबर पे, और कहता है कि ये दोषपूर्ण फ्लॉड डेमोक्रेसी है, दोषपूर्ण व्यवस्था लोकतंत्र है। छोड़ दीजिए इंडोनेशिया, एक दो देशों को छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं आपकी बाकी के का हाल बताता हूं। पाकिस्तान क्या स्थिति है? किसी से, आपका तो पड़ोसी देश है, आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह की डेमोक्रेसी है, क्या कहां है वो? 107 नंबर पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और एक तरीके से इस्लाम, वहां का जो धर्म है वहां सेकुलरिज्म नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट। सिर्फ इंडोनेशिया को छोड़ दीजिए अगर आप इसमें, तो आप एक एक करके जरा देखिए। बांग्लादेश हाइब्रिड, अगेन यहां भी कुछ तय नहीं है कि कब तख्ता पलट हो जाए, और स्टेट रिलीजन यहां इस्लाम है, यहां सेकुलर स्टेट नहीं है बांग्लादेश। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये सेकुलर स्टेट होगा, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 73वें नंबर पे है। नाइजीरिया अगेन हाइब्रिड शासन से मतलब यह है कि जहां पर की डेमोक्रेसी को लेकर के पक्के तौर पे आप नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ही, हो सकता है कभी भी वहां तानाशाही हो जाए, कभी भी अथॉरिटेरियन स्टेट हो जाए, तो ऐसे स्टेट को हाइब्रिड स्टेट कहते हैं। यहां हाइब्रिड शासन है, इस्लामिक स्टेट है, 105 नंबर पे डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इजिप्ट अथॉरिटेरियन स्टेट मानती है, जो दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो। स्टेट रिलीजन है इस्लाम, कोई सेकुलरिज्म नहीं है, 131वें नंबर पे। आगे दिखाइए, ईरान अथॉरिटेरियन स्टेट है, आपको पता है किस तरीके से महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने पर वहां किस तरह की सजा दी जाती है। इस्लामिक स्टेट है, 154वें नंबर पे है। टर्की हाइब्रिड स्टेट है, शासन है, पद्धति है, सेकुलर स्टेट सो कॉल्ड है, लेकिन किस तरह की आज की तारीख में वहां पाबंदियां लगी हुई है लोगों पे, वो आपको पता है। 103 नंबर पर है डेमोक्रेसी के इंडेक्स में। अल्जीरिया अथॉरिटेरियन स्टेट, सूडान अथॉरिटेरियन, देखिए अफगानिस्तान, सबको आपको पता है, सब इस्लामिक स्टेट है या तो उनका स्टेट रिलीजन इस्लामिक है, और सब 100 से नीचे आपको दिखेंगे। मोरक्को, इराक, मलेशिया, सऊदी अरब, यमन, सब हाइब्रिड या दोषपूर्ण लोकतंत्र या अथॉरिटेरियन, कोई डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आपको, कहीं लोकतंत्र नहीं मिलेगा। धार्मिक स्थिति क्या है? या तो उनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है या फिर वो इस्लामिक स्टेट है जहां पर कि शरिया के नियम चलते हैं, कोई संविधान नहीं है। और उनका डेमोक्रेसी इंडेक्स देखिए, सब आपको 100 से नीचे दिखेंगे। ये है मुस्लिम देशों की स्थिति। और ये अबू आजमी जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो हम इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। तमाशा चल रहा है देश में। बहुत सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब अबू आजमी और उनकी कंपनी और उससे जुड़े हुए लोगों और पार्टियों को देना होगा आज। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाजी खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हाजी मेहराजुद्दीन रंगरेज हैं, ये AIMI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ आज। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी हैं दर्शक दीर्घा में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल विवेक साइलस से। विवेक साइलस, आपकी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी भाई, पहली बात तो ये कि ये कहने की जरूरत क्या है
कि भाई हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। भाई ऐसा आप कहते हैं कि मुसलमान आ जाएंगे तो इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे, जैसे कह रहे हैं जैसे कि हिंदू किसी काम के नहीं। देखिए रंजीत जी, मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है, अबू आजिम ने कही है। जैसे कि अभी आपने बताया, जिस देश में 14% मुसलमान रहते हों, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे? ये गलत बात है। पहली सबसे बड़ी बात असम की थी, हिंदुस्तान की नहीं। बात असम की हुई थी। देखिए, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से 240 सीट पे आई है लगातार कर रही है। हम लगातार हर चैनल पे भी बैठ रहे हैं और खबरें भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की टीडीपी के साथ सरकार है और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की लंगड़ी सरकार को केंद्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? वहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हर 50 साल से ऊपर जो पुरुष है, जो मुसलमान है, उसको पेंशन देगी सरकार। पहली बात। दूसरी बात कहती है, आप लोग सब बैठे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लोन हम सब ने लिया होगा, हम तो जाते हैं तो हमको तो लोन नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में कहती है कि मुस्लिम लोगों को 5 लाख का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा ना, त्यागी जी बोलेंगे। ईदगाह कब्रिस्तान के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए देगी भारतीय जनता पार्टी आंध्रा को। यह है दोगलापन। और नूर भाषा कॉरपोरेशन भी बनाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, जिसपे वो चुनाव जीत के आए हैं। हाँ, और सुनिए, दुनिया में पंडितों को सैलरी नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि मंदिरों पे ताला लगाती है, उनका सोना देखती है। बद्रीनाथ में क्या हुआ हम सब ने देखा। लेकिन हर इमाम को 10,000 रुपए तनख्वाह देगी आंध्र प्रदेश में। यह है असली दोगलापन और भारतीय जनता पार्टी का क्रूर चेहरा। ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, इसको बंद कर दीजिए। देश अब इससे बहुत ऊपर। विवेक साइलस, आप उस सवाल का जवाब अभी नहीं दे रहे हैं जो सवाल मैंने आपसे किया। हमने आपसे सवाल किया कि भाई आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में जब तक बहुसंख्यक नहीं होगा, ये देश सोने की चिड़िया नहीं। भाई आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हिंदुओं से नहीं हो रहा, हिंदुओं से नहीं हो पाएगा, रंजीत, मुसलमान ही कर पाएंगे। देखिए रंजीत की बात को घुमाए नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देगा। अबू आदिम का दोबारा आप क्लिप लगाइए और चलाइए। हाँ, तो कहा ना, क्या कहा उन्होंने? मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाएंगे तो इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। नहीं, आप कहिए तो दोबारा सुनवा दें। बहुसंख्यक होगा कैसे? मैं सवाल तो ये है भाई, मैं कह रहा हूं, सवाल क्या था? सवाल क्या था विवेक साइलस? मुसलमान रहता असम के मुख्यमंत्री ने कहा, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे 2041 तक, अगर इसी रफ्तार से बढ़े तो। भाई बात असम से शुरू हुई थी। और अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ये कह रहा है, और वो किन संदर्भों में कह रहा है? वो कह रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, अवैध नागरिक हैं और ऐसे लोग हैं, इस पर लगाम लगाने के संदर्भ में बात बताइए। आप उसको हिंदू मुसलमान कर दिए। क्या कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक है कि नहीं? वो देश का हिस्सा है कि नहीं? अब लीजिए, अब अगर हम गोवा चले जाएं या हम केरला चले जाएं तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको मिल जाएगी। जरा जल्दी से अबू आजमी का बयान सुना दीजिए, जरा विवेक साइलस को क्लैरिटी होना जरूरी है इसमें। आप का हवाला देकर के कहते हैं कि 2041 में वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुसलमान, इतनी आबादी जो थी। अगर उनकी बात यह है कि मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अगर उनका हवाला सही है, तो भारतवर्ष की जनता को खुश होना चाहिए कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए ना, तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बना देंगे। सोने की चिड़िया कब कहा जाता था भारतवर्ष? किसके राज में कहा जाता था? ये सर्च कर लो आप। मुगलों के राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, हर घर में सोना था, हमारे देश का जीडीपी बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ गरीबी नहीं थी, एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा था। जब ही अंग्रेजों ने इस मुल्क पे हमला किया। शिवम त्यागी, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के अबू आजमी जो ज्ञान दे रहे हैं कि हर घर में सोना था और हमारी जीडीपी क्या थी, जरा पता करें। उनको नहीं पता होगा कि जीडीपी क्या थी, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं ऐसे कि जैसे कि एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स। मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि राजनीति और खास तौर पर टेलीविजन पर जब कोई आए तो तैयारी करके आए। एक तो इनका नेता ऐसा है, ऑस्ट्रेलियन रिटर्न अखिलेश यादव के, उनको कुछ पता नहीं और उनके प्रवक्ता तो उनसे भी बड़े हैं। प्लीज आप इनको बीच में रोके। मैं इनके बीच में बोला नहीं ना, अब एग्जांपल दे रहा हूं। इन्होंने जो इनको बीच में मत बोले, कोई लाभ नहीं है। अगर इसका कोई बात है, फर्जी डिग्री नहीं है, पर्सनल अटैक नहीं, तो वापस काहे कर ली फिर? पर्सनल अटैक नहीं सुना। अभी पिछले चुनाव में अपने आप को ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बताया था, इस बार वापस कर ली, दिखाया ही नहीं, फर्जी थी डिग्री। अब बोलने दीजिए, थैंक यू। इन्होंने जो आपके सामने अभी वो भाजपा का पढ़ा,
वो सारा का सारा मैनिफेस्टो भाजपा का है ही नहीं। हाँ, कुछ भी झूठ बोल रहे हो, आपको प्रवक्तागिरी छोड़नी पड़ेगी, एफआईआर करनी पड़ेगी मुझे आप पर। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। वहां पर चंद्रबाबू नायडू की है मैनिफेस्टो, पढ़ क्या है कीजिए बेकार में बातें, ये हटाना चाहिए। चैनल पर आकर कुछ भी कह देंगे, भला कोई बात है क्या? अरे वो चंद्रबाबू नायडू है भाई, वो भाजपा नहीं है। टीडीपी के साथ आप इनको रोकेंगे। एक मिनट विवेक साइलस, आपने जब बात कही आपको सुना गया ना, एक मिनट विवेक साइलस, ठीक है नहीं, आपकी बात सुनी गई ना, अब शिवम को बोलने दीजिए, मुझे मेरा समय मिले। अब आप मुझे ठीक है, नहीं आपका वक्त आएगा, आप कह रहे हो टीडीपी के साथ काउंटर करिएगा, लेकिन अभी रुकिए, तोड़ दीजिए, झूठ मत बोलिए, गठबंधन तोड़िए, झूठ मत बोलिए, मत अब इनको रोकिए ना प्लीज। सरकार गिर जाएगी। आपस में बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ ऑडियंस से मुखातिब हैं। एक मिनट, हम ऑडियंस के प्रति जिम्मेदार हैं, ऑडियंस से मुखातिब हैं, आपस में बात नहीं करेंगे, ऑडियंस को देखते हैं। विवेक साइलेंस ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ शिवम, यही इनकी प्रॉब्लम है। तो मैं यही कह रहा हूं, पहली बात इन्होंने आते ही कहा कि भाजपा का मैनिफेस्टो है, इनको इतना मौलानाओं को इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं दे रहे जी हम, और ना हमारे मैनिफेस्टो में। झूठ बोल रहे हैं आदमी बिल्कुल। और मैं मानता हूं ऐसे आदमी को तो पढ़कर आना चाहिए। टीवी पर आ जाता है, उठकर पार्टी का पक्ष ले, पता कुछ नहीं। अब इनको रोकेंगे ना प्लीज, मैं नहीं बोला, कोई आगे बढ़िए, अपने समय बोले। अब आगे आता हूं, अब आगे आता हूं। हाँ इन्होंने कहा कि भाई वो अबू आजमी कहते हैं कि अगर मुसलमान देश हो गया तो हम तो दुनिया के नंबर 1 देश हो जाएंगे। बंटाधार हो गया उन देशों का जहां जहां पर ये अतिक्रमण हुआ। पर्सिया ईरान हो गया, मेसोपोटामिया इराक हो गया, पाकिस्तान 1947 में जब आजाद हुआ, जब इस्लामिक कंट्री नहीं था, 1956 में आते आते उन्होंने अपने आप को इस्लामिक कंट्री कर दिया। अगर कश्मीर में ज्यादा हो गए तो वहां से हिंदुओं को भागना पड़ गया। अगर तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि जहां जहां इस तरह की स्थितियां बनी है, दिक्कत हुई। और जहां तक कहा गया असम के मुख्यमंत्री द्वारा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जहां पर भी संख्या यानी कि जनसंख्या जो है उसकी असमानता बढ़ी, वहां पर अपने आप में परेशानी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। और ये इसमें कोई एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या और पॉपुलेशन बराबर होती तो स्थिति दूसरी होती, लेकिन जैसे ही वो कम पड़े वहां हालत खराब हो गई। और इस देश में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं, सब अपने अपने मोहल्लों में रहते हैं अच्छे तरीके से, हर किसी को पता है। अब ये कह रहे हैं कि हम 240 पर आ गए तो हिंदू मुस्लिम करने लगे। नहीं भाई, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि जो इतिहास में हुआ है, जो दुनिया में हुआ है, जहां पर भी अभी देख लीजिए ना, इसे भी छोड़ दीजिए आप, यूरोप में आए दिन देख ही होंगे आप सब, तो टीवी देखते ही हैं। अभी इंग्लैंड में देख रहे हैं, कल परसों लीड्स में क्या हाल हुआ, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या देश नहीं जानता क्या? किस तरीके से पेरिस में हुआ ये देश नहीं जानता क्या? क्या हालात होती है ये देश नहीं जानता क्या? सबको पता है। ये पता नहीं क्यों जबरदस्ती प्रवक्ता बने हुए हैं। भाई जो सच है उसको कोई नहीं बदल सकता। और एक अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं और ये देश के लिए रियलिटी है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण तो है ही, लेकिन जनसंख्या समानता यानी कि जहां पर भी लोग रह रहे हैं उनका अनुपात बराबर हो, बेहद आवश्यक है और जरूरी है और देखा जाना है, वरना जहां पर भी लोग कम पड़ता है दिक्कत होती है। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, इस देश में जब डेमोग्राफी चेंज की बात होती है, एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि डराने का काम हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या, क्यों इस देश के लिए डेमोग्राफी चेंज खतरनाक है? और क्यों आपको लगता है ये आपके हिसाब से, जब हेमंता विश्व शर्मा ये कहते हैं कि भाई ये खतरनाक, जब वो कहते हैं कि हमने कई जिले खो दिए, ये खो देने का मतलब क्या है? और वो क्यों इस बात को लेकर के इतने परेशान और चिंतित दिखते हैं कि भाई इस देश में, कि उस राज्य में डेमोग्राफी इस तरीके से बदल रही है? देखिए रंजीत जी, सबसे पहले स्पष्टता के साथ हमें समझना चाहिए कि भारतवर्ष है क्या। 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ कोई भूखंड भारत नहीं। भारतवर्ष वो है जो हिमालय से महासागर तक का एक उसका तय टेरिटरी है, जिस टेरिटरी को हम ढेर सारे वेदों में, ढेर सारे पुराण उपनिषद सब में हम उसको पढ़ते आए हैं। हमारी अपनी इस भूमि को लेकर मान्यता है, और अगर डेमोग्राफिक चेंज की बात होती है तो उसको मूल जो उसका स्वभाव है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत का, वो बदलेगा। जहां जहां मुसलमान हैं उन देशों की स्थिति जरा समझ लेनी चाहिए, और जो सबसे दुनिया का अमीर देश हो, जरा उसकी उत्पत्ति और कब से वहां समृद्धि आ गई, सिर्फ ज्यादा नहीं, आपने बहुत अच्छे से चूंकि बता दिया तो बहुत विस्तार से उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चीन का यात्री ह्वेन सांग जब आता है तो भारत की समृद्धि संपदा को लिपिबद्ध करता है। जब नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जलाता है तो उसको पता है कि दुनिया की समृद्धि का, दुनिया के ज्ञान का भंडार यहां है। जब भारत में लोग आते हैं तो उनको रेशम पता चलता है तो दुनिया आधे नंगे घूमती थी, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं थी। जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो उनको लगता है कि अरे इतना संपन्न देश, इतना शानदार देश, उस देश से उन्होंने अपने देश को कहां पहुंचा दिया। कोहिनूर उसका एक उदाहरण है। मुगल जब आए
तो बाबर को जितने इतिहासकारों ने लिखा है उसकी शुरुआत यहां से होती है कि बाबर जब बड़ा हो रहा था तो उसको भारतवर्ष दिख रहा था जहां की समृद्धि संपन्नता के किस्से व्यापारियों से कारोबारियों से सुने थे। जितने लोग इस देश में आए वो सब के सब इस भूमि को लूटने खसोटने आए। और अगर अबू आजमी ऐसा बेशर्म बयान देते हैं तो इसमें पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए थी। मैं फिर से कह रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं, इसमें पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए थी। इसमें हर पार्टी को साथ आकर कहना चाहिए था मुगल इस देश को बनाने नहीं, लूटने आए थे, बर्बाद करने आए थे, कुसंस्कृति देने आए थे। जितने तरह के नरक हैं वो सब इस देश में उनके साथ आए, अत्याचार करने आए थे। ये झूठ बोलना बंद करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके इस बयान पे तालियां बज रही है। मैं चाहूंगा कि आप क्या सोचती हैं जब ये अबू आजमी जैसे लोग ये कहते हैं कि एक बार उनको दीजिए माइक, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। हाँ, कि जब ये कहते हैं कि भाई भारत सोने की चिड़िया मुगलों के समय था और हम फिर से बना बहुत देसी सी बात है। जिसके घर में दाने उसकी चिड़िया क्यों जाए कमाने। दाने तो यहाँ थे, उड़ उड़ कर कौन आए, मुगल आए। यहाँ आकर जब दाने भर गए तो वो क्या कह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। लेकिन यहाँ मैं एक सेंटेंस और कहूंगी, हम क्यों महाराणा प्रताप की माँ को भूल जाते हैं, हम क्यों शिवाजी की माँ को भूल जाते हैं, क्यों अपने बच्चों को डराते हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उनको क्यों उस काबिल नहीं बनाते। उस समय में शिवाजी ने कहां से कहां तक पताका फहराई थी, आपको सबको याद होगा। शिवाजी का क्या कहना था, सिर सलामत तो पगड़ी अनेक। लेकिन हमारा राजपूत क्या कहता था, हमेशा जान दे देंगे, सर धड़ से अलग कर देंगे। हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है, सर सलामत तो पगड़ी अनेक। लेकिन सर को सलामत रखने के लिए खुद को मजबूत करना है। आज माताओं को चाहिए 24 घंटे बच्चों को एसी में ना बिठाकर घर से धक्का बाहर करें, थोड़ा सा खेलें कूदें करें, कमाएं, हाथ पैर चलाएं। उसके बाद हिंदुस्तान को कौन डरा सकता है। ना डराइए, डर से आगे ही जीत है। आपसे मैं कहूंगी मुस्लिम आबादी 14% नहीं 17% है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपको अब्बू आजमी साहब एक छोटा सा किस्सा सुना देती हूँ। हाँ जल्दी में जरा। जल्दी बोल रही। औरंगजेब को बहुत अच्छा सुलह कुल की नीति से मुगल साम्राज्य मिला था। आए लुटेरे थे लेकिन मिला था। उन्हें शौक चढ़ा कि पूरे हिंदुस्तान को हम इस्लाम में बदलेंगे। आलमगीर जिंदा पीर भीड़ लेकर के चल दिए। हुआ क्या, दक्षिण भारत तक गए लेकिन लौट के वो इंसान यहाँ नहीं आ सकता। औरंगाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई है, आंख खुली हुई थी, सारा का सारा दक्षिण भारत सिमट चुका था, उत्तर भारत लौट नहीं पाया था। मराठों के ढोल बज रहे थे और औरंगजेब की जान जा रही थी। इकलौती बेटी उसके पास बैठी हुई थी। ये देश जो है पाकिस्तान को देख लीजिए, इकट्ठे होकर गए थे कि हम इस्लामिक हैं, हम एक शानदार देश बनाएंगे, भारत से अधिक शक्तिशाली देश बनाएंगे। आज क्या हालत है, रोटी को तरस रहे हैं। ये शस्य श्यामला धरती थी, यहाँ पर आए थे, इसको देख कर आए थे, कमाने के लिए आए थे। वहां रोटी नहीं थी, सूखा था। ईरान में मैं रह चुकी हूँ। ईरान बहुत अच्छा देश था। 1400 साल पहले वहां पर इस्लाम आया, शियाइज्म, शिया उन्होंने अपने आप को कहा। लेकिन जोराष्ट्रियन ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वो किसी भी तरह से भारत आ गए। आज ईरान की बरसों देखा मैंने वहां, आज ईरान की ये हालत है। मिट्टी का तेल भी है, पिस्ता भी है, कालीन भी है, लेकिन क्या है, केवल बारूद बना रहे हैं। वर्ल्ड को इस्लाम करने की इच्छा रख रहे हैं। बहुत शानदार बात आपने कही है। दुनिया को इस्लाम हाजी मेहराजुद्दीन, मेहरुद्दीन, तो मेहरदीन जी, हाजी मेहरदीन जी। तो ये जो अब अबू आजमी का एक तरफ बयान और दूसरी तरफ जो हर्षवर्धन जी ने और हमारे दर्शकों में से जो लोगों ने कहा, अब आपको मुझे लगता है कि सही जवाब मिल गया होगा कि इस देश को जो लोग कहते हैं कि मुगलों ने सोने की चिड़िया बनाया और हम फिर मुसलमान ही इस देश को सोने की चिड़िया बनाएगा, तो ये मुगालता जो पाल के बैठे हुए लोग हैं उनको करारा जवाब मिल गया होगा, मुझे लगता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इतिहास को आप कभी बदल नहीं सकते। जो इतिहास है उसको आप कभी ना नकार सकते।
ये इस तरीके की बात, ये तो हकीकत है कि मुगलों के टाइम में जो है सोने की चिड़िया हमारे भारत देश को कहा जाता था। और जो ये बार बार औरंगजेब का नाम लेकर आते हैं, मुगलों के टाइम में जीडीपी भी हमारी बहुत अच्छी थी इसमें कहने में, और पूरा अखंड भारत भी था हमारा, वो उस फिर नहीं रहा। और मैं दूसरे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के जो है बयान पे जाना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि 40% वहाँ पर जो है अगर ये हो जाएगा तो वहाँ पर जो है परिवर्तन हो जाएगा। वो झूठों के सरदार हैं। वो इस तरीके की जो बात करते हैं उनका पूरा फास्ट चेक जो है हमारे बैरिस्टर साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नहीं, आपके बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे कि भाई मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हमने बता तो दिया। और यहाँ के बैठे हुए सारे लोग बता रहे हैं कि जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक हुए वहां क्या क्या हुआ। और इस देश में भी एक स्टेट जहां की बहुसंख्यक है मुसलमान, जम्मू और कश्मीर, वहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, वो इस देश का इतिहास गवाह है। देखिए जी, असम उसका वो इतिहास गवाह है ना उसका, मेहरुद्दीन जी। सुनिए, नहीं उस पर बात करिए ना। जब वो वैसे कहते हैं कि तो क्या हो जाएगा, सर आप सिर्फ क्या हो जाएगा कह देने से नहीं होगा। आप जो कहे मैं वो बोलना शुरू कर दो। हाँ, फिर आपने मेरे को किस लिए बुलाया? मैंने आपसे नहीं, आप तो फिर बोल लीजिए सर। नहीं आप उसका जवाब दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा ज्ञान बढ़े आपका। एक मिनट, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, वो कैसे झूठ बोल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। बताइए। देखिए 1951 में मुस्लिम आबादी 24% थी वहां पर, और वे झूठ और आसाम के मुसलमानों से नफरत। 1951 में आसाम था, नागालैंड था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था और मेघालय नहीं था। 2001 में मुस्लिम आबादी 30% होती है प्रतिशत, और 2011 में जब जनगणना होती है तो 34% होती है। इन झूठ के कारण पूरा प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है। और उनका बयान है, आए दिन वो बयानबाजी करते हैं कि हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और जबकि वो संविधान की शपथ लेके वहां के जो है मुख्यमंत्री हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4% अगर आरक्षण मिल रहा था उसके खिलाफ जो है अदालत जाती है बीजेपी की सरकार, फिर अदालत कहती है कर्नाटक सरकार के वो जारी रहेगा। फिर जो अब जो है चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वहां पर भी आरक्षण 4%। तो मैं ये बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, उनकी संपत्तियों को टारगेट करना, उनके धार्मिक स्थानों को टारगेट करना, उनकी पहचान को उजागर करना, इस देश का आप किस तरह इतिहास भी बताना मुसलमानों को टारगेट करना। सर सुनिए, इतिहास या झूठ इतिहास, गलत इतिहास बताना जो है इस देश की परंपरा रही। देखिए सर, मैं चाहता हूं कि देश में हमारी किसी तरीके की हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो। हम चाहते हैं कि विकास, मतलब मुद्दे ही नहीं भाजपा के पास है। आप देखिए उन्होंने पूरे देश ने जो है उनको नकारने का काम शुरू कर दिया है। अब राज्यों में चुनाव आने वाले, 3-4 स्टेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। आप कौन होते हैं मतलब नाम पर पार्टी और हिंदू मुसलमान का नाम नहीं होता है। शिवम भाई, ये जो तरीका है ना आपको मेरी समझ में नहीं आता। आप किस तरीके की बात करते हैं? आप ये बता दीजिए भाई, आप बता दीजिए मुसलमान की राजनीति, आप कभी सीरियस होकर नाम में मुसलमान है भाई। मैं तो क्रिएटिविटी देख रहा हूँ भाजपा की, वो आप जैसे लोगों को प्रवक्ता बना के भेज रही है, जो यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, अरे दूसरी की पार्टियों के नाम पूछ रहे हैं। क्योंकि नाम है आपका। अरे भाई, अच्छा आपकी पार्टी अरे है ना भाई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ना, तो फिर अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है तो फिर मुसलमान नाम क्यों रखा हुआ है भाई? कमाल बात हो गई। संविधान के अनुसार पार्टी नहीं है हमारी, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। आप कौन होते बार-बार पूछते हैं? अभी तो कहा आप डिबेट में पूछते हैं क्या नाम है आपकी पार्टी का? क्यों पार्टी का नाम गलत बुरा है क्या? आपकी पार्टी का नाम नफरत? क्योंकि आप नहीं वो इसलिए सवाल नहीं, मेहराउद्दीन इसलिए ठीक है, जनता के बीच में एक मिनट, कैसे 2 करोड़ मैं एक मिनट, ठीक है एक मिनट मैनिफेस्टो में एक काम बताइए आपने क्या काम किया? ठीक है शिवम, एक मिनट रुक जाइए। मेहराउद्दीन भाई, जो पार्टी अपने नाम को भी एक सेकुलर नाम तक नहीं रख सकती, जो अपनी अपने पार्टी के नाम में कहती है कि मुसलमानों के हित के लिए हम काम करने वाले संगठन हैं, जो पार्टी इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है, पेश करती है, आप उससे वो कह रहे हैं कि आप सेकुलर सियासत कर रहे हैं। आप सेकुलर सियासत कर रहे हैं, अपना नाम तक तो आप एक सेकुलर रख नहीं पा रहे हैं, है ना? और आप कह रहे हैं कि आप सेकुलर सियासत कर रहे हैं। सुनिए, 1980 में पार्टी बनती है भाजपा, और ये समाजवाद और गांधीवाद की थ्योरी को लेकर चलती है। मगर जब 1984 में जब ये मामले उठाए गए बाबरी मस्जिद को लेकर, फिर इन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू करी। और छोड़िए ना, उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं हाजी खान के पास जाऊं। ठीक है, 84 में मंडल कमंडल बता रहे हैं, बताओ। ठीक है एक मिनट भाई, हाजी खान भाई, जब इस देश में जब भी ये बात होती है कि भाई मुसलमान बड़ी संख्या में घुसपैठिए के रूप में भारत आ गए हैं, अवैध तरीके से बसे हुए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, सारे मुस्लिम नेताओं को ऐसा क्यों लगने लगता है कि इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बात कही जा रही है?
देखिए रंजीत जी, बात ये आप चला रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस देश को नुकसान होगा या फायदा होगा, यही आपने अपनी आइडियोलॉजी पेश की है। हाँ। मैं ये नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, कह रहा हूं, ये तो अबू आदमी ने कहा तो मैंने उस पे कहा। हाँ। 1000 साल कौन कौन राजा नाम बताइए जिनकी आप जीडीपी बता रहे थे। हाँ। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप पत्रकार, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझमें ग्रेजुएशन पे हिस्ट्री थी, और इस हिस्ट्री में 1000 साल में कोई मुसलमान शासन नहीं था। 712 में, 1 मिनट रुकिए हाजिक खान 712 ईस्वी में, 1 मिनट रुकिए। आपने इतिहास पूछा है ना, मैं बताता हूँ आपको इतिहास। आप एक सुन लीजिए, 1 मिनट में बता। हाजिक खान साहब, आप ही बता दीजिए कौन राजा था। मैं बता रहा हूँ कि नहीं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं ना, आप झूठ मत बोलिए। आप बताइए, आप पहले से 1000 तक बताइए। चलिए बताइए, तो मैं बताता हूँ। मुझे मालूम नहीं ना, मालूम ना आपको। नहीं, हमें मालूम है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सम्राट हर्षवर्धन का जिक्र किया। 6वीं 7वीं शताब्दी, आपको पता है नहीं पता है? प्रभाकर वर्धन का जिक्र करता हूं, चाणक्य चोल वंश का जिक्र करता हूं, गुप्त वंश का जिक्र करता हूं। कमाल करते हैं हिंदुस्तान में आपको जब पता नहीं है कौन कौन राजा रहे क्यों है हिंदुस्तान के मालिक, बिना जानकारी के। औरंगजेब से बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में नहीं गुजरा। यहाँ हम लोग ये करने नहीं आते हैं, पढ़ लिख के आना चाहिए। आपने कहा मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, एक नाम नहीं बता पा रहे। 37% जीडीपी थी पूरी दुनिया के हिंदू। आप बताइए ना, इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार नहीं, इतिहास के विद्यार्थी आप बताइए ना। मैंने तो बता दिया। एक ईस्वी सन से लेके 1000 तक बताइए। चलिए मुसलमान राजा का नाम बताइए। आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान को बताइए नाम। हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी आया। लीजिए, कब आया? 11वीं शताब्दी, 11वीं में आया ना। आपको मैं बताता हूं, आपको इतिहास बताता हूं हाजिक खान। 712 ईस्वी में पहली बार इस देश की धरती पर इस्लामिक आक्रमण हुआ। एक मिनट सुनिए, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर, राजा दाहिर को सिंध में उसने हराया और सिंध पर कब्जा किया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। 1000 ईस्वी में गजनवी आया और ये जो सबसे बड़ा जो हमला हुआ इस देश पे वो 1000 ईस्वी में हुआ। उसके पहले 712 ईस्वी से पहले इस देश में इस्लामिक रूल का नामो निशान नहीं था, नामो निशान नहीं था। और तब भी ये देश सोने की चिड़िया थी, तब भी ये देश सोने की चिड़िया थी। आपको नहीं पता, आप फर्जी इतिहास पढ़कर आते हैं हाजिक खान। हाजिक खान, आप फर्जी इतिहास पढ़ के आते हैं जिसको उसके अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं नजर आएगी। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट और हिस्टोरिकल जितनी बिल्डिंग है इस दिल्ली से हटा दी जाए, अंग्रेजों की, मुगलों की, तो एक भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं मिलेगी इस दिल्ली के। बता दीजिए, कमाल कर। अरे दक्षिण भारत की बात करें, दिल्ली की बात। हुक्मरान दिल्ली के रहे बादशाह 5000 साल दिल्ली कैपिटल रहा है। 5000 साल आप दिल्ली लोगों ने कैपिटल रहा है। तोड़े, आंखें फट जाएंगी देखकर। दक्षिण भारत क्या, पूरे उड़ीसा जाइए, कहीं भी जाइए, पूरा। हाजिक खान, आप जैसे लोगों के लिए ना, सुनिए, आप जैसे लोगों का इतिहास जो ना 1500 ईस्वी से शुरू होता है ना, आपके जैसे लोगों का, कभी आप कह रहे हैं दिल्ली, इस देश का इतिहास मुगलों के साथ नहीं शुरू होता है हाजिक खान। नहीं, नाराज आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी में सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चर है वो मुगलों ने बनाया, आप ऐसा मानते हैं ना? किसने? मुगलों ने बनाया, आप ऐसा मानते हैं ना? दिल्ली में आप ऐसा मानते हैं ना? आप ऐसा मानते हैं ना? सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। हर्षवर्धन जी, उज्बेकिस्तान में उनसे एक शौचालय बना नहीं, यहाँ पर उन्होंने आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया। लोग हमारे आर्किटेक्चर, हमारा देश, हमारा जमीन, हमारी पैसा, हमारा आर्किटेक्टर उन्होंने खड़ा कर दिया। अरे उज्बेकिस्तान में क्या कर दिया उन्होंने? अपने देश में उनसे 4 दीवारें खड़ी हुई नहीं, आज तक झोपड़ियां, ये कहते हैं उन्होंने हमारे देश में कपड़ा पहनना भी नहीं जानते। अब एक धोती और उस पर एक मिनट नग्गा रहता था। हर्षवर्धन, बाबर, अपना बाबर नाम है हर्षवर्धन, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, शिवम, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, हाजिक खान को नए सिरे से इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जरा इनको बताइए कि आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश देख रहे हैं ना, इसका भी एक हिंदू इतिहास रहा है। और जो अभी मैंने इनको बताया कि 712 ईस्वी में पहली बार जो राजा दाहिर को हराकर सिंध में जब कासिम आया, तो उस समय इस देश में पहला इस्लामिक आक्रमण था। उसके पहले इस देश का इतिहास इस्लाम से मुक्त रहा है। भाई, इनको लगता है कि इस देश का इतिहास मुगलों से शुरू होकर और मुगलों पे खत्म हो जाता। जरा इनको थोड़ा इनका ज्ञान वर्धन कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, रुकिए हाजिक खान। 4% जीडीपी है हाजिक खान, रुकिए एक सेकंड। हाँ, हर्षवर्धन जी, हाँ, घर पे दे दो नीचे। हाँ, मैं बहुत धन्यवाद। हम यही हो रहा है हिंदुस्तान में और कुछ नहीं हो रहा।
ये डिबेट नहीं, ये डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट हाजी खान रुकिए, कितने रुकिए एक मिनट। तीनों आदमी बताओ, ये बताओ। हाजी खान जीके का टेस्ट नहीं चल रहा है। एक मिनट, हाजी खान जीके का टेस्ट नहीं चल रहा है। एक मिनट रुकिए, देश के सामने बताओ। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर जीएस का टेस्ट नहीं चल रहा। एक मिनट, शिवम रुक जाइए, शिवम रुकिए। बहादुर शाह जफर तक हिंदुस्तान में कितने साल हुकूमत किया ये हाजी खान कह रहे हैं कि इस देश के लोगों को कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था। इस देश का, हाँ जरा इनको बताइए। एक मिनट रुकिए मैम। हाँ देखिए कितना बढ़िया मंदिर बने, किसी के हाथ नहीं काटे ताजमहल बनाने के बाद। इसके हाथ काट दिए। एक मिनट आपस में बात नहीं करिए, आपस में बात नहीं करेंगे। हर्षवर्धन जी जरा इनको बताइए कि ये कह रहे हैं कि कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था इस देश को। बड़ा धन्यवाद आपका, आपने इतनी स्पष्टता से सब कुछ बता दिया और हमने भी इनको बता दिया। हमने तो नाम भी बता दिए। एक राजा का नाम ये 1000 साल तक नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि जब इनके दिमाग में आज भी मुगल शासन से भारतवर्ष दिखता है। असली समस्या जब भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो देखिए दुनिया में क्या कर सकते हैं। जहां मुस्लिम देश हो गया, जहां वो तो क्या करते हैं, वो बामियान में बुद्ध की प्रतिमा तोड़ देते हैं। जहां आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, हमने बताया अभी नालंदा फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, उसका पुनरुद्धार हो रहा है, फिर प्रतिष्ठा हो रही, उसको जला देते हैं। जहां ज्ञान था, जहां पढ़ते लिखते थे लोग। और जब हम कहते हैं आर्किटेक्ट, तो भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको जो तोड़ दिया गया वो भी बुलंद खड़ा दिख रहा है। और जहां अभी भी हमारे मंदिर हमारे ज्ञान का, हमारे समाज का केंद्र हुआ करते थे, उस पर हमला किया गया। हमारे उस संस्कृति पर, हमारी उस विरासत पर हमला किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये मन में लेकर आप डिबेट करेंगे, कई बार कहा जाता है, मैं तो बार बार कहता हूं कि हिंदू मुसलमान करना ही नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब आप उस पहचान को चुनौती देते हैं तो ये वही पहचान है जो भारत पर आक्रमण करने आई थी, भारत को लूटने आई थी, उसी का प्रमाण दे रहे हैं। आज भी गिर रहे हैं, मंदिर गिर रहे हैं, सड़कें गिर रही हैं आज की, मुगलों की और अंग्रेजों की। आपने जो है अंग्रेजों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा आपने, क्योंकि वो मुसलमान थे। इस बुनियाद पर जो आप नफरत कर रहे हैं, आप अंग्रेजों के बारे में कहिए। अंग्रेजों ने बाहर बोर्ड लगाया था कि हिंदुस्तानी और कुत्तों का आना मना है, उन पर तो आप कुछ नहीं खुलकर बोलते। ठीक है, ये नहीं, मगर मुगलों पे आप खुलकर बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। हमारे देश क्या आपको लगता है कि अंग्रेज नहीं है? ढेर सारे अंग्रेज हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। उनमें से कोई दिन रात अंग्रेज नहीं चिल्लाता। ये मुगल चिल्लाते हैं। तब हिंदू मुसलमान वो कभी नहीं कहते कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, समान नागरिक संहिता नहीं मानेंगे। वो कभी नहीं कहते कि हमारे लिए अलग कानून बनाओ, हमारा मजाक वो कभी नहीं कहते। और ये झूठ, ये सवाल हमेशा उछाला जाता है, इसका ये जवाब होना चाहिए। उनको ये कहने की जरूरत नहीं लगती। और बल्कि उससे उलट हर्षवर्धन जी मैं ये कहना चाहता हूं, हाजी खान जो आज का जो आज एक मिनट हुक्मरानी पे सवाल करोगे तो हिस्ट्री बताई नहीं जाएगी। एक मिनट हाजी खान, ये तो बताओ। हाजी खान प्रेसिडेंट थे, हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, सारा चीज बताया करते थे। हाजी खान एक मिनट रुकिए। हिस्ट्री के स्टूडेंट हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट समझ में आ गया। बल्कि हर्षवर्धन जी आपने कहा जैसे आप हो ना देश में हिंदूगिरी करा रहे हो, देश में आप सच्ची बात नहीं कह सकते। आपने किया मणिपुर पे एक बयान दिया, मणिपुर हो गया। हाजी खान एक मिनट रुकिए, रुक जाइए हाजी खान, रुकिए मेरी बात सुनिए। बल्कि अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाई जो भी कोई अंग्रेज जो है अपने इतिहास पे इस बात के लिए गर्व नहीं करता कि उसने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा। सच तो यह है कि बहुत सारे अंग्रेज आपको ऐसे मिल जाएंगे, ज्यादातर अंग्रेज ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी साम्राज्यवादी इतिहास को लेकर शर्मसार हैं। आज वो इस बात के लिए शर्मसार हैं कि उनके पूर्वजों ने इस तरह के कुकृत्य किए। लेकिन उसके उलट जो यहां आक्रांता के तौर पे आए, जो आक्रमणकारी के तौर पर मुगल आए, उनका महिमा मंडन करते हुए बहुत पूरी मंडली मिल जाएगी। पूरी मंडली मिल जाएगी। आर्यन 3500 साल ये हकीकत है। ये फर्क है हाजी खान, ये फर्क है आप में और अंग्रेजों में। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं आप। तो ठीक है, आर्यन भी आए वहां से ही। एक मिनट समय हमारे पास कम है। मैं चाहता हूं कि एक क्लोजिंग कमेंट शिवम त्यागी। बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि उनको आक्रांता मत कहिए,
औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, और वो पूरी बेल्ट अभी भी है कि जब वो यहां से निकलकर मेरठ की तरफ गया था तो एक दिन में 80 गांव कन्वर्ट करता था, एक दिन में। और वो सारे गांव एज इट इज हैं, उसमें सारे जो सरनेम है वो सब हिंदुओं के हैं, लेकिन है वो सब मुस्लिम। कहां से आए, कैसे आए? कहा जाता ही है दुनिया भर का किस तरीके से लोगं को मारा गया, काटा गया, क्या स्थिति थी, किसने जजिया लगाया। ये आज भी उनको भगवान माने बैठे हुए हैं, ये आज भी उनको भगवान। अरे झूठी नहीं लेकर चलूंगा आपको वहां पर, हो ही नहीं ऑन ग्राउंड, कुछ पता ही नहीं आपको। और दूसरी बात, और दूसरा इस बहस में ठीक है। तो इस बहस में वक्त इतना ही था। और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं कि असम की जो डेमोग्राफी बदल रही है वो खतरे की बात है, तो उसके कई आयाम हैं। उसको समझने की बजाय ये कह देना कि मुगल इस देश में आए तारनहार बन के और उन्होंने मुगलों ने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, इसीलिए इस देश में इस्लामिक राज फिर से स्थापित हो जाना चाहिए, या मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी तो काया पलट हो जाएगा, इस तरह की बचकानी बातों से बचने की जरूरत है। और इस बयान को लेकर जितने तरह की सियासत हो रही है उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं उसके पीछे क्या खतरे हैं। कुछ खतरों का जिक्र आज हुआ, कुछ बहस में कुछ बातें निकल कर आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा अभी लंबी चलेगी। लेकिन आज इस चर्चा में इतना ही। नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।